हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप ये आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यू स्टडी में लगे होंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है ES एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग अच्छा बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज न्यू टॉपिक लेकर न्यू वीडियो क्लिप के माध्यम से रचना एवं रचनाकार तथा विधाएं का टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें सुपर 50 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद उनकी व्याख्या भी बताई जाएगी। तो जिन सभी लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लगे या जो लोग चाह रहे हैं, न्यू व्यूअर हैं, वो कि उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकॉन जरूर दबा दें। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें है रचनाकार एवं विधाएं। आज के टॉपिक का नाम है रचनाकार एवं विधाएं। चलिए, तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो आंसर है आप लोग जल्दी से लगा लें। मैंने इसके लिए बोला था कि आप लोग क्या करेंगे कि एक रफ कागज में जल्दी से 50 तक गिनती लिख लेंगे और उसमें जो ऑप्शन है आप लोग पहले लगा लेंगे। उसके बाद अगर मेरे द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन वो सही है, एकदम राइट है, तो आप लोग उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे, वरना गलत। इससे आप लोगों का ये भी पता चल जाएगा कि हम लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो जो इसका नाम है इस क्लास का, ये क्या है कि अभ्यास सीरीज है। 1000 क्वेश्चन की कराई जाएगी और इसमें क्रम बाई क्रम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। 50 सुपर 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है उन लोगों का ऑप्शन एकदम सही है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। बी ऑप्शन सही था। हम लोगों का हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। वहाँ था ना कि 4 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? आदिकाल कब से कब तक है? 1050 से 1375 संवत है, विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 से सन 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से 1984 तक। इसलिए इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, उनका ऑप्शन सही है। देखिए, ये डिटेल में दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अन्य रासो ग्रंथ उनके रचनाकार का विवरण ये है। दलपति विजय ने खुमान रासो, नरपति नाल ने बीसलदेव, जगनेक परमाल रासो और नल सिंह विजयपाल रासो, सारंगधर हमीर रासो। ये थे प्रमुख रचनाकार जो अन्य रचना थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने है।
इसका ऑप्शन है सी सही। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो आप लोगों ने बताया चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है। ये क्या है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो क्या है? कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य, ये पृथ्वीराज रासो जो है वो क्या है? महाकाव्य है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या है? वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया है वो उनका एकदम सही है, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। यह वीर रस का प्रबंध काव्य है जिसकी रचना सन 1224 में हुई थी और चंद्रवरदाई कृति पृथ्वीराज रासो है। रासो चरित्र काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है। जिन्होंने भी आंसर पहला लगाया उनका सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूपीएसआई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में है। कौन सी शैली में? रासक शैली में है। अब देखिए पृथ्वीराज, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो है किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसकी रचयिता चंद्रवरदाई हैं, कई बार क्वेश्चन में बताए हैं। आदिकाल की और कई रचनाएं बीसल देव रासो, नरपति नाल परमार रासो, जगनेक, विजयपाल रासो, नल्ले सिंह। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन है। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया है वो एकदम सही है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। क्या है? अबुल हसन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। एक खड़ी बोली, अमीर खुसरो जो हैं एक खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? आदि कवि कहे जाते थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 100 बताई गई है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: खालिकबारी, पहेलियां, मुकुरियां, दो सुखने, गजल। अमीर खुसरो का समय है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 13वीं शताब्दी। जिन्होंने भी 13वीं शताब्दी लगाया है उनका आंसर राइट है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव कासगंज में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। इस पे क्यों फोकस किया गया है इन क्वेश्चन पे? क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में एक कंफर्म रहता है, 90% चांस रहता है कि अमीर खुसरो का ही क्वेश्चन आएगा। जो एटा है कासगंज में पड़ता है, पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम
कभी नाम पूछ लिया जाएगा, कभी इनका जन्म पूछ लिया जाएगा। कासगंज ज़्यादातर आता है। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता, तोता ये हिंद भी बोलते हैं कहीं कहीं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी एवं उर्दू के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। और देखिए अमीर खुसरो हैं जो खड़ी बोली हिंदी एवं उर्दू के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। किसके? हिंदी एवं उर्दू के खड़ी बोली भाषा में अगर बात करेंगे तो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के क्या हैं? सुप्रसिद्ध कवि हैं। आप लोगों को डॉट डॉट दिया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कौन है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि? कौन है? विद्यापति। मैथिल कोकिल किसको बोला गया है? विद्यापति को। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पद्मावती, पद्मावती क्या है? एक रचना है मैथिल भाषा में पद्मावती, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मैथिल कोकिल कहा गया है। इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट्ट भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में की गई है? अवहट्ट भाषा में। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROU में क्वेश्चन पूछा गया, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली। अभी हाल ही में पढ़ाया था विद्यापति का, मैथिली भाषा में लिखी गई है। डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनके द्वारा रचित कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, अवहट्ट भाषा। आदिकाल के श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि के रूप में विख्यात विद्यापति, इनका संस्कृत, अवहट्ट और मैथिल पर समान अधिकार था। क्या था? समान अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? देखो कबीरदास पूछा गया क्वेश्चन में, तुलसीदास पूछा गया और क्या पूछा गया? सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने भी आंसर बी लगाया हुआ है भक्ति काल, उनका ये आंसर एकदम राइट है, यानी करेक्ट हो जाएगा भक्ति काल। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। देखो आदिकाल 10 से 50 से 1375 के जो कवि हैं आदिकाल के, कितने सारे कवि हैं? एक तो स्वयंभू पयमचरित, स्वयंभू ने कौन सा लिखी रचना? पवनचरित। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज दासो, सरहपा दोहा कोश, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश आदि। तो ये तो हो गए आदिकाल। अब भक्ति काल में कौन कौन से हैं? कबीरदास। कबीरदास ने क्या लिखा? बीजक, साखी, शब्द और रमैनी। कितनी सारी रचनाएं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप नोट कर सकते हैं। तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, सूरसागर। सॉरी, तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली, इतनी सारी रचनाएं की। और जो अभी क्वेश्चन में कंफर्म हो गया ना कि भक्ति काल से रिलेटेड थे, कौन कौन? कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना, कुतुबन ने मृगावती। रीतिकाल के कौन कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं घनानंद। रीतिकाल के बिहारी लाल से रिलेटेड है बिहारी सतसई। भूषण ने कौन सी रचना की? शिवावानी। घनानंद वियोगी वेली, स्कलता। घनानंद मतीराम की रसराज, ललित ललाम। चिंतामणि रस विलास, श्रृंगार मंजरी। चिंतामणि भाग 1 और 2 के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम मलिक, प्रेम सरोवर, फूलों की गुच्छा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आधुनिक काल के कवि कामायनी, आंसू लहर।
अब तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि कौन से काल में कौन से कवि की रचना हो सकती है। शानदार क्वेश्चन कराए गए हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बिहारी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। जिन्होंने भी आंसर ए लगाया है उनका आंसर सही है। क्यों सही है आइए जानते हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास तो भक्ति काल के कवि हैं, कितनी बार बोल रखा है। जबकि बिहारी लाल, जयपुर नरेश, जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीत काल के कवि हैं। बिहारी लाल कैसे कवि हैं? बिहारी लाल घनानंद कैसे कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। क्यों? जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार, राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीति। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है, बिहारी लाल से सीधा हो जाएगा बिहारी सतसई। इस मुक्त काव्य में 779 दोहे संकलित हैं। जो बिहारी सतसई है इसमें 779 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध अनूठी कृति है। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? बीजक में संकलित है कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, शब्द और रमीनी कबीरदास की रचनाएं हैं, का संकलन बीजक नाम से किया गया है। जबकि मृगावती, कुतवन, सूरदास की सूरसागर तथा पदावली विद्यापति की, मृगावती, कुतवन, सूरसागर सूरदास की रचनाएं हैं और पदावली क्या है? विद्यापति की रचना है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन आप लोगों के सामने, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। इसका आंसर सही हो जाएगा कबीरदास। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। बीजक, साखी, शब्द और रमीनी कबीरदास, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास, रामचरितमानस, गीतावली रामलला नेछू तुलसीदास, कवितावली विनय पत्रिका पार्वती मंगल, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। जैसे विनय पत्रिका हुआ, कवितावली हुआ, पार्वती मंगल। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जल्दी से आप लोग बताइए। यूपीएसआई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, 2001 में सॉरी। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आप लोग कर लिए होंगे, कबीरदास की। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म लहर तारा, काशी, वाराणसी में हुआ था। किसका? कबीरदास का। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से, या इनको वाणी का डिटेक्टर के नाम की भी संज्ञा दी गई है। इनके 3 भाग हैं बीजक के, साखी, शब्द और रमैनी। 779 दोहे। बहुत खराब हो गया माहौल। कुर्सी उठा लो। क्वेश्चन है 17 के दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? जिन्होंने भी आंसर बी लगाया है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। 2 हैं, एक निर्गुण भक्ति है और एक सगुण भक्ति है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जप, तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए
एक ईश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। किसने दिया? कबीरदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्या कह रहा है कि बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ दें थे, दिन नेड़ा आया। अब इसके आंसर हैं कबीरदास, रहीम, सूरदास, गणानंद। तो इसका आंसर जिन्होंने भी ये लगाया कबीरदास सही है, इन्हीं का दोहा है कबीरदास का। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं कबीरदास की हैं। कबीर निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। कबीरदास जी हैं। देखो, निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कबीरदास जी हैं, जबकि तुलसी, सूर और मीरा दो होती हैं। एक निर्गुण भक्ति धारा है, दूसरी सगुण भक्ति धारा है। मतलब तुलसीदास, सूरदास और मीरा क्या है? ये आराध्य हैं। तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास श्री कृष्ण के ऊपर पदावली लिखी है, और मीरा ने के भी पद हैं, यानी मीरा भी सखी किसकी है? कृष्ण भगवान। मीरा सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। सदुकक्कड़ी किसकी भाषा है? ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी। सदुकक्कड़ी भाषा किसकी भाषा है? जिन्होंने भी आंसर सी लगाया है उनका एकदम करेक्ट है। सदुकक्कड़ी कबीरदास की भाषा है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सदुकक्कड़ी कबीरदास की क्या है? भाषा, और जो इन्होंने नाम दिया किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। जबकि इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। ये निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं और निर्गुण भक्ति शाखा कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे कि कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य थे, कौन थे? रैदास, दादू, धर्मदास, सुंदरदास। उनके जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य की बात हो रही है, तो प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कवि थे। उनके शिष्यों में प्रमुख धर्मदास थे, जिन्होंने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया। किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। इन्होंने कबीर का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। किसने? धर्मदास जी ने। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? कबीरदास जी जो हैं किस शाखा के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति और राम भक्ति। देखो, राम मार्गी तो तुलसीदास जी थे। प्रेम मार्गी कौन थे? सूरदास जी थे। और कौन थी? मीराबाई थी। सगुण भक्ति धारा के कौन थे? सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे। इनकी रचनाएं हैं कबीरदास जी की सागी, शब्द और रवीनी, जो कि क्या है? सारी बीजक में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे कि गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपनो,
गोविंद दियो बताए। उपयुक्त पद्यांश के रचयिता हैं। ऑप्शन है रहीमदास, दादू, कबीरदास, तुलसीदास। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया है कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताएं। यानी सबसे पहले इन्होंने गुरु और गोविंद, यानी गुरु मतलब गुरु जो विद्या देता है, गोविंद यानी भगवान खड़े थे, तो उन्होंने कहा किसके लागे पाँव, तो बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताएं। उन्होंने अपने भगवान को बता दिया कि जो बलिहारी हैं वो हमारे गुरु हैं। किसने बताया? इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। उक्त वक्त क्रमदियाँ कबीरदास द्वारा विरचित हैं। जो बीजक से, बीजक में बहुत है, साखी, शब्द और रमैनी से 719 या 79, 719 दोहों का संकलन है बीजक में। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? सूरदास जी की थी। कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है, ये भी नहीं थी, क्योंकि ये तो कहाँ के थे कबीरदास जी? बनारस साइड के थे। खड़ी बोली बुंदेलखंड में बोली जाती है, तो भी नहीं थे। सदुकक्कड़ी हो सकती है। कौन हो सकती है? सदुकक्कड़ी जो भी लगाए हैं वो सही है। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 से 1518 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं। कौन है? संत कबीरदास जी, जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, सदु बुंदेलखंडी इत्यादि। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। बट यहाँ पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सदुकक्कड़ी। डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया यूपीटीपीएससी क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? देखो, इन्होंने मूर्ति पूजा का तो विरोध किया, सही बात है। अब इसमें नहीं बताना है तो ये तो हो ही नहीं सकता। और क्या किया? जाति प्रथा का भी खंडन किया इन्होंने, ये भी नहीं हो सकता, सही बात है। हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया। स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंदर किसका उपदेश नहीं दिया? ये नहीं दिया था स्त्री पुरुष की समानता, यही वाला सही हो जाएगा। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। कबीर बाद में समाज सुधारक, कवि बाद में और समाज सुधारक पहले थे। मतलब जो कवि तो बाद में थे बट समाज सुधारक पहले थे। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सुफीध्वामी, वैष्णववादी, निर्गुण। देखो, एक सगुण भक्ति धारा के कवि थे, एक निर्गुण। तो ये क्या है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामानंद के प्रिय शिष्यों में जो रामानंद थे, इन्होंने बोला था ना कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताएं। तो इनके जो गुरु थे रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। मतलब इनके गुरु अगर पूछा जाए तो रामानंद थे। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर निर्गुण, मतलब ईश्वर नहीं है, निराकार ईश्वर निर्गुण की भक्ति पर बल दिया और वेद पुराणों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। एक जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे।
कबीर अनपढ़ थे। क्या थे? कबीर अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की। एक और इनकी शायद रचना हो कि पोथी पढ़ पढ़ जगूंगा। इनकी रचना जो है साखी शब्द और रमैनी, बहुत बार पूछा गया। साखी शब्द और रमैनी, साखी शब्द, साखी, इसको लिखो बार बार, शब्द और रमैनी वेरी मोस्ट हैं, जिनका संकलित रूप बीजक के नाम से प्रचलित है। ये लोधी वंशी शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे, क्योंकि 1300 कुछ में इनका जन्म हुआ था ना, अभी कुछ समय पहले बताया था। यानी ये लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया। कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कौन है? कबीरदास जी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास जी हैं। सूफी प्रेम मार्गी शाखा के काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सूफी का पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, ज्ञानाश्रयी का पूछा जाए तो कबीरदास, राम भक्ति के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के कवि रहीमदास। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जिन्होंने भी अवधी भाषा पे टिक किया है वो एकदम सही है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहम्मद मोहुद्दीन के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट, अमेठी, राहुल गांधी लड़ते हैं अमेठी से चुनाव, अमेठी रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी, अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अमेठी के निकट कहाँ रहते थे मलिक मोहम्मद जायसी? इनका नाम देखो, गांव के नाम पर जायस में रहते थे तो जायसी लग गया। इन्होंने अवधी भाषा का, मतलब अवधी भाषा, अवध, अवध कहाँ पे? लखनऊ साइड। अवध भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था और इनकी रचनाओं में चौपाई, दोहा, छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, सी सा से सीन, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, एक शब्द के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। ये उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा सीसा सीन में सब पता चल जाता है। का प्रयोग किया गया है, अलंकार पढ़ाएंगे तो और डिटेल में प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा। अगर आप लोग कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आप लोगों को भी ये मेरे जैसा ही रट जाएगा सब। पद्मावत की रचना किसने की है? अभी हाल ही बताया गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में। जल्दी से आप लोग जज करें। जिन्होंने भी मलिक मोहम्मद जायसी लगाया, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, वो सही है। देखो जायसी की रचना किसने की? पद्मावत, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की और रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। कबीरदास, बीजक, साखी शब्द और रमैनी, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है कबीरदास जी का। सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, वही तो रचनाएं हैं, वही। सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल। बसहीं पक्षी बोलहीं बहुभा, बसहीं पक्षी बोलहीं बहुभाखा, करहीं हुलास
देश के शाखा पुष्प पंक्ति के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये सुपर 30 क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए हैं। आप नेक्स्ट आप लोगों को फिर बाद में कराए जाएंगे। अभी ये 30-35 मिनट का सेशन वीडियो है। उपयुक्त काव्य पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के परमावत ग्रंथ से उद्गत है। कौन से ग्रंथ से उद्गत है? परमावत ग्रंथ से उद्गत है। जायसी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा और मसलरनामा कहनावट हैं। सुपर 30 क्वेश्चन कराए गए हैं आध घंटे में। 1 घंटे क्लास ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग इसको देख लें अच्छे से। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है सीधे, तो आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करें कि हाँ सर इसका वीडियो पहले बना दें, इस वाले का विकल्प वाला ये चाहिए, ये चाहिए। इसके पहले जिन लोगों ने विकल्प के पहले नहीं देखा है, तो हैंड राइटिंग नोट्स का एक वीडियो अपलोड किया गया है प्रमुख रचनाएं नाम से, उसमें सब कुछ दिया है, उससे पढ़ के आप विकल्प सही कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।